ऑथेंटिसिटी का मसला तो खड़ा पहले होगा। लाहौर की हीरा मंडी के बारे में और है लखनऊ की माशरत इसमें। वाह, संजय लीला भंसाली का मुहर्रिक मोटिवेशन क्या थी, इसको क्यों बनाया उसने? उसको आर्ट और कॉमर्स का मिलाप देने के लिए करते हैं कि या तो गाली गलौज खुली या होगा या फहाशी जिसे सो कॉल्ड कहते हैं, इस तरह के मामलात जिस्मानी मामलात पे खुल के बात होगी, इसको ही आर्ट समझने लग गए। हीरा मंडी इज ऑल स्टाइल नो सब्सटेंस। संजय लीला भंसाली ने दुख का उत्सव मनाया। इंडियन समाज जो है और जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है, वो एक डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ कल्चर वल्चर। काशिफ, ये बताइए कि ये जो फिल्में बनती हैं तारीख़ी वाक़यात पे, शख्सियात पे या इलाक़ों पे, या सीरीज़ बनती है टीवी की या OTT की, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें दो किस्म की हैं कि एक तो तारीखी वाक़या है या तारीखी सेटिंग है, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, उसको उसमें से कोई कहानी है जो कि मालूम है या नामालूम है, उसको करना चाह रहा है। दूसरा ये होता है कि अपनी इंटरप्रिटेशन वो दे रहा है, जैसे कि हीरा मंडी अभी जो नेटफ्लिक्स सीरीज आई है। हाँ, बड़ा जिक्र हो रहा है उसका, हीरा मंडी का। आपने देखी? जी। अच्छा, क्या राय आप? बस उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं, एक तो वो लाहौर की बज़ाहिर हीरा मंडी के बारे में है और इंडिया में रहकर बनाई गई है, लेकिन उसमें वो सारा ग्रैंडियोज है। हाँ। जो कि भंसाली की फिल्मों में होता है, लेकिन वो ग्रैंडियोज ये कहा जा रहा है बड़ी हद तक दुरुस्त भी कि वो लाहौर की हीरा मंडी में कभी मौजूद नहीं था। भंसाली गुजराती हैं और संजय लीला भंसाली जो हैं, उन्होंने ये फिल्म लाहौर की हीरा मंडी पे या ये सीरीज़ बनाई है नेटफ्लिक्स पे जो है, और इसमें सारी इसकी शूटिंग, फिल्मिंग, स्क्रिप्टिंग, एक्टर्स वगैरह सब हिंदुस्तान से लिए गए हैं। तो एक तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी ये, कैसे ऑथेंटिसिटी कैसे आए ऐसे मौके जब आप उस कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं, आप उस कल्चर उस माहौल से आप आशना नहीं हैं। तो ऑथेंटिसिटी का मसला तो खड़ा पहले होगा, लेकिन उसके बावजूद वैसे ये सीरीज कामयाब गई है नेटफ्लिक्स पे। हाँ, बहुत देखी गई है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसकी मुखालफत की वजह से ही बहुत उसका चर्चा हुआ और बहुत से लोगों ने जाके देखी भी। वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके बारे में अभी हम कुछ दिन पहले गाजी सलाउद्दीन साहब से बात कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा इसके बारे में कहा कि ये फिल्म लाहौर की हीरा मंडी के बारे में और है लखनऊ की माशरत इसमें पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर भी एतराज़ है कि कुछ लोगों की जो ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ है वो दुरुस्त नहीं है। नहीं तो इतना तो देखें, जब इतना बड़ा फिल्म मेकर अगर कोई इस तरह की चीज़ बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसे इन चीज़ों का तो ख्याल कम से कम रखना पड़ेगा ना। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी आप लामोहला हमें मगरिब की मिसाल देना पड़ती है कि वहाँ अगर कोई बायोपिक बनती है या कोई हिस्टोरिकल, तो वो बाकायदा रिसर्च करके और तलफ़्फ़ुज़ कैसे। मेरिल स्ट्रीप जो है, उन्होंने तो इतना इंतज़ाम करती हैं कि वो अगर वो ये मालूम करती हैं कि वो जो अदाकारा या जो खातून जिसका किरदार है उसका बैकग्राउंड क्या था। अगर वो आयरिश थी तो ज़रा से अपने लहजे में आयरिशनेस पैदा करेंगी, कभी इटालियननेस पैदा करेंगी। मार्गरेट थैचर का किरदार अदा किया उन्होंने। वो मतलब फ्रेंच, एब्सोल्युटली, मतलब वो सिर्फ अपने तलफ़्फ़ुज़ की वजह से इतना ज़्यादा वो मनूवरिंग करती हैं मेरिल स्ट्रीप। लेकिन ये जो है इसमें अच्छा, असल में हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं ना, मुग़ल आज़म ने, पाकीज़ा ने और उमराव जान अदा रेखा वाली ने, उसकी वजह से अब जो बाद में जैसे उमराव जान बनी ऐश्वर्या राय की, उस पर भी एतराज़ किया गया कि वो खे को खा बोलती रहीं। तो अगर ऐसे डायरेक्टर्स हैं कि जो कि इन फिल्मों की बराबरी करना चाहते हैं, इन आइकॉनिक फिल्मों की बराबरी करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें उसमें भी वो उस्ताद रखते थे वो लोग जो है, मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, वो बाकायदा उस्ताद, शायरी वाले उस्ताद होते थे। कोई शेर बेवज़न पढ़ने की बिल्कुल सही, कोई ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई बेवजन शेर पड़ जाए, बिल्कुल, या कोई तलफ़्फ़ुज़ गड़बड़ हो जाए। डायलेक्ट कोच कहलाता है। बिल्कुल, जी हाँ। मुझे याद है, हमने सॉरी अपनी बात करना पड़ रही है, लेकिन मैंने एक अदाकारी का मुझे मौका मिला 2-3 बरस पहले। उसमें एक बंगाली कैरेक्टर में प्ले कर रहा था, एक टीवी पे सीरीज़ थी, तो उसमें हमारे लिए बाकायदा उन्होंने एक डायरेक्ट कोच रखा हुआ था, जिससे हमें बताया कि आपको ये लफ्ज़ बंगाली में इस तरह अदा होते हैं जी। तो हमें उसने ट्रेन किया। तो ये बहुत, मेरा ख्याल ये खामी तो है हीरा मंडी में।
नहीं ये है। अच्छा, मैं अभी पाकिस्तान की उमराव जान देख रहा था, उमराव जान अदा, जिसमें रानी ने बेमिसाल अदाकारी की, और बेमिसाल अदाकारी से कहीं ज़्यादा उसका म्यूज़िक और उसके डांसेस रानी के बहुत अहम हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत तारीखी हैं। उसका जिक्र हम नहीं करते, हमें करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी ये मसला है कि वो जो शुरू में किरदार आते हैं, जो उसको डाकू अगवा करके ले जाते हैं, डाकू नहीं, एक बंदा जो जिसको बंद कराया होता है उमराव जान अदा के वालिद ने, वो बच्ची उमराव जान को अगवा करके ले जाता है। वो पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोल रहा है। अच्छा। तो हालांकि हसन तारिक बड़े ज़हीन डायरेक्टर थे, रानी के शौहर थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोताही उसमें मौजूद है, क्योंकि उस ज़माने में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो लाहौर में थी, तो इतने ज़्यादा अदाकार उन्हें ऐसे नहीं मिल सकते थे जो कि उर्दू बिल्कुल दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बोलने पर कादिर हों। लेकिन मुग़ल आज़म में आप देखें, पाकिज़ा में देखें, उमराव जान अदा, मुज़फ़्फ़र अली वाली, मुज़फ़्फ़र अली वाली में देखें, तो उनको उन्होंने ज़ाहिर है यूपी से ऐसे लोग मंगवाए, और सारे अदाकार उसमें बहुत दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ उर्दू बोल रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल उठता है, संजय लीला भंसाली का मुहर्रिक मोटिवेशन क्या थी, इसको क्यों बनाया उसने? वो असल में मोटिवेशन उसकी ये है, जो कि वो पहले भी बताता रहता है, कि उसे एम्पावर्ड औरतें पसंद हैं। हाँ। और उसकी फिल्मों में एम्पावर्ड औरतें दिखाई जाती हैं। आपके सामने मिसालें भी होंगी। पद्मावत उसने बनाई, और उसके अलावा वो जो अभी आलिया भट्ट जिसमें गंगूबाई बनाई, वो जी हाँ एम्पावर्ड औरतों के बारे में। जी हाँ, तो वो असल में वो ये शायद ये चाह रहा था कि अंग्रेज़ जो एक इंपीरियलिस्ट ताकत थे, उनको तवाइफों की मदद से शिकस्त खाता हुआ दिखाया जाए। लेकिन अच्छा, इसमें वो ग्रैंडियोज भी मौजूद है। उसके बारे में मुझे एक फ़िक्रा याद आ गया। एक दफ़ा जो देवदास थी, वो फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी और बड़ी मकबूल भी हुई थी। उन दिनों साजिद रशीद बम्बई से बड़े नामवर मुसन्निफ़ वो पाकिस्तान आए हुए थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। शकील ज़ादा साहब जहाँ सब रंग के दफ्तर में बैठा करते थे, वहाँ वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवदास के बारे में गुफ्तगू करते हुए कि संजय लीला भंसाली ने दुख का उत्सव मनाया है, यानी दुख का जश्न मनाया, दुख का जश्न मनाया, यानी इतने ग्रैंड स्केल पे करके। और उनकी नज़र में भी वो थी, जो एक आइकॉनिक फिल्म थी देवदास दिलीप कुमार की, वो उनकी नज़र में थी कि जो वाकई दुख को दुख की तरह जिसमें पेंट किया गया था। तो भंसाली का ये मसला तो है, ब्लैक में भी था, उसने भंसाली का ये, आपकी बात से एक बात ये भी निकलती है ना कि स्टाइल और सब्सटेंस का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है हीरा मंडी इज़ ऑल स्टाइल नो सब्सटेंस, या मेरे ख्याल कम सब्सटेंस। ये क्या दुरुस्त होगा कहना? हाँ, ये है। उसमें जो चमक दमक है, उसकी वजह से वो अभी भी मशहूर है और बाद में भी बड़ी मशहूर होगी। लेकिन ये वाले मामला तो रहेंगे, लेकिन इसकी वजह से डिस्कस बहुत ज़्यादा हुई है, यानी उसका मकसद पूरा हो गया है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा एक एहसास है, ये मुमकिन है गलत हो, मुझे ये लगता है कभी कभी कि पिछले 10-15 बरस में इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज जो है, और जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है, वो एक डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। ये मेरा एहसास है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब आप उनके यहाँ आज जो फिल्में बन रही हैं, उसमें आप उनके डायलॉग, उनकी लाइंस जो मुकालमे हैं वो देखें, आप उनका मायार देखें। यही इंडस्ट्री थी कि जिसमें एक ज़माने में अख्तर अली मान डायलॉग लिख रहे थे, बेदी साहब डायलॉग लिख रहे थे, कमाल अमरोही डायलॉग लिख रहे थे, फिर सलीम जावेद ने बहुत कमाल का काम किया है। इवन जो कमर्शियल फिल्में सो कॉल्ड नाम निहाल जावेद, यही मैं कह रहा था कि ये अगर हीरा मंडी के लिए आप, मुझे लगता है ये कि एक तो रिसर्च का फुकदान है, कमी है, रिसर्च की कमी है इसमें हीरा मंडी में, और दूसरे जो लाइंस हैं, मुकालमे हैं, वो भी खासियत तक उसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस है, डेप्थ नहीं है। जो डेप्थ आपको ऐसे मौक़ों में चाहिए होती है, वो मुझे कहीं के लगता है। और ये हिंदुस्तानी फिल्मों का ये मसला है, एक ये डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है, मेरा ख्याल है। मतलब जो मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, उनकी सीरीज़ देखता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो OTT पे उनकी कुछ गैंगस्टर रिलेटेड सीरीज़ बहुत मकबूल हैं, उनमें वो उसको आर्ट और कॉमर्स का मिलाप देने के लिए करते हैं कि या तो गाली गलौज खुली या होगा, या फहाशी जिसे सो कॉल्ड कहते हैं, इस तरह के मामलात, जिस्मानी मामलात पे खुल के बात होगी, इसको ये आर्ट समझने लग गए। मुझे लगता है कि रिसर्च की कमी है इसमें, और ज़रा सा इंटेलेक्ट का फुकदान है। आपकी क्या राय है? इसमें डायलॉग जो है बड़े बना कर पेश की गए। हमारा एक दोस्त कह रहा था कि जैसे चैट GPT से चैट GPT से लिखवाया।
लेकिन यानी कि अगर एक तवायफ है तो वो किस तरह का डायलॉग बोली कि उर्दू में तो खैर चैट जीपीटी अभी इतनी फाल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये उसका फिक्रा था। तो वैसे मुझे एक और चीज़ लगती है कि जो हम एक पिछले प्रोग्राम में हाई कल्चर और लो कल्चर की बात कर रहे थे, तो उर्दू जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों में हाई कल्चर की नुमाइंदा थी। अब वो जैसे आप डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करें, मेरा ख्याल है डी उर्दूआइजेशन भी हुई है। बहुत बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छा। 80s की जो यश चोपड़ा की फिल्में हैं उन तक में बड़ी शानदार उर्दू या दुरुस्त उर्दू बोली जाती थी, लेकिन उसके बाद से वो उसकी तरफ तवज्जो कम है, और जो कि शायद इतनी ज़रूरत ना भी हो, जो आम फिल्में हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन कि जैसे आप रिसर्च का कह रहे हैं, तो ये इतनी वाज़ेह बात है, इतनी बदेही बात है, इतनी सामने की बात है कि ये जो तलफ़्फ़ुज़ का मामला है, कि इसमें मुझे नहीं लगता कि रिसर्च उनकी नज़र में ये ना रही हो ये बात कि तलफ़्फ़ुज़ का है। मेरा ख्याल है उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अच्छा। खुद को खुद जैसे बोलते हैं, तो उन्होंने मेरा ख्याल है इसकी परवाह नहीं की, जैसे आजकल आमतौर पर इंडियन फिल्मों में नहीं की जा रही इसकी परवाह। मेरा ख्याल है कि खासी अच्छी गुफ्तगू हो गई, और इस नुक्ते पर इख्तिताम करते हैं गुफ्तगू का। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।